जय हिंद आप सभी लोगों को। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी तीसरी मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की हमारी मैराथन क्लास ही नहीं, ये आप लोगों के लिए रामबाण क्लास होने वाली है, क्योंकि आप सिर्फ इसी एक क्लास से अपने एग्जाम के पॉलिटी के क्वेश्चन लगभग सही कर पाएंगे अगर आपने इस क्लास को अंत तक देख लिया। क्योंकि आपके लोगों को पता होगा कि आपके पॉलिटी में लगभग आपके एग्जाम में पॉलिटी से 5 से 8 क्वेश्चंस के बीच में बनते हैं और आपको इस सेशन से आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहना। और आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे कि आप लोगों को अपने पास कॉपी पेन रखना है, आपको टॉपिक नोट करना है, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, फिर आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या दे रखा है, कौन से टॉपिक से आपका टॉपिक ऊपर नाम दे रखा गया है, फिर उससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके TRE 4 के एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरीके से बनने वाले हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अंत तक पसंद आता है तो ज़रूर आप लोगों से एक ही हमारी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना इस सेशन को लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। ये समझ लीजिए हमारी मेहनत सफल हो गई, बस आप लोगों से यही एक छोटी सी डिमांड हमारी है। तो आप लोग इतना ज़रूर करके जाना, जैसे आप लोगों ने हमारी दोनों मैराथन क्लासों को अपना प्यार दिया है, उसी तरीके से आप इस मैराथन क्लास को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो चलिए, आपको एक्सप्लेन बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि आपका हो सकता है जो क्वेश्चन हम पढ़ाएं उस क्वेश्चन के एग्जाम में चांसेस बनने के कम हैं, लेकिन उसके एक्सप्लेन जो होगा उसके आगे पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनसे बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है कि भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य पूछा गया है आपके किसके विषय में, संघवाद के विषय में। तो याद रखना, इसके जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका जो पहला ऑप्शन है, कहता है एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। जी बिल्कुल, ये बात आपकी संघवाद के विषय में बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कहता है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम सत्य है। कहता है संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच क्या होती है, विभाजित होती है। और यह सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है जिसमें सरकार के उच्च और निम्न स्तर को शामिल करते हुए शक्तियों का क्या किया जाता है, उनके विभाजन को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, इसका मतलब ये आपके आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता को पूरी तरीके से क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। ये ऐसा आपके किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 17 में। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसके किसी भी रूप में आचरण क्या है, निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लाघ करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा। फिर क्या अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, ये आपके संबंध विधि के समक्ष समता से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। किससे संबंधित है आर्टिकल 14, तो किसके, विधि के समक्ष समता से। फिर आर्टिकल जो आपका 15 है, ये किससे संबंधित है, ये आपके राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्टिकल नंबर 15, इसको जरूर आप लोग याद कर लेना। आर्टिकल नंबर 22 कहता है का संबंध किससे है, गिरफ्तारी और कुछ मामलों में क्या है, नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से आपका आर्टिकल 22 संबंधित है। आगे क्वेश्चन कहता है कि समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। जो आपके समुद्र पारी भारतीय नागरिकता है योजना है, ये आपके किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो याद रखना, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम जो आपका आया, उसमें कहता है 1955 में संशोधन करके समुद्र पारी भारतीय नागरिकता की योजना शुरू की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत क्या था कि भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भारत के नागरिक थे। ठीक है, कब से यानी 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भी भारत के क्या थे, वो लोग नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। ठीक है, आगे कहता है पाकिस्तान व बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिकों को छोड़ कर, यानी कहने का मतलब इन दोनों देशों के नागरिकों को छोड़कर बाकी आपके अन्य जगह के क्या होंगे, वो जो है भारत के नागरिक हैं। आगे 345 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में जो आपका बंधुत्व है ये निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। तो याद रखना ये आपके पहला ऑप्शन है, व्यक्ति की गरिमा को भी आश्वासित करता है। इसके अलावा देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना, ये भी आपका बंधुत्व शब्द जो है इससे भी संबंध रखता है। तो इसीलिए इसके जवाब जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा की भावना। बंधुत्व का मतलब क्या है, भाईचारा की भावना बनाए रखना या एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। देखते हैं बंधुत्व शब्द आपका किन दो बातों पर आश्वासित होता है। तो पहला व्यक्ति की गरिमा पर, दूसरा देश की एकता एवं अखंडता पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपका क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग जरूर टिक लगा लेना। कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। किस चीज़ की अनुमति देगा, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की? जी बिल्कुल नहीं। कुछ मूल अधिकार रखने की? जी बिल्कुल, ये बात सही है। तो इसीलिए इसका जवाब आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। कहता है प्रस्तावना संविधान का परिचय है और राष्ट्र की आकांक्षाओं और मूल्यों की क्या है, मूल्यों को दर्शाती है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व क्या करना, सुनिश्चित करना। प्रस्तावना में न्याय शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल करता है। सामाजिक न्याय समाज में असमानताओं के उन्मूलन को क्या करता है, सुनिश्चित करता है और सभी के लिए समान व्यवहार की पुष्टि करता है। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है आर्थिक असमानताओं को अप्रभाव और सभी के लिए समान अवसरों का प्रावधान। राजनीतिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की सरकारी प्रक्रिया में समान क्या हो, आवाज़ हो, किसी की भी आवाज़ को दबाया ना जाए। आगे 347 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि भारत ने सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया है। तो याद रखना, बात करिएगा अगर संघीय प्रणाली की आपसे एग्जाम में, तो उसका तुरंत आप लोग जवाब देंगे संघीय प्रणाली आपके कनाडा देश से ली गई है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली का विचार अपनाया है। आगे कहता है संघीय शासन प्रणाली वह है जिसमें केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में क्या है, अधिक शक्तियां हैं। ये आपका होता है किसका मतलब, संघीय शासन प्रणाली का। 348 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद एक देश को किस रूप में बनाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका आर्टिकल फर्स्ट है, ये देश को किस रूप में बनाता है। तो याद रखना ये आपके संघ के रूप में बनाता है, आर्टिकल जो आपका फर्स्ट है। चलिए देखते हैं क्या कहता है इसका एक्सप्लेन। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में से मिलकर बनेगा। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा कोई भी राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अधिग्रहित किए जा सके। ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो जो आपके चुप रहने की स्वतंत्रता आप लोगों को प्राप्त है, ये आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है कि भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद याद रखना 20(3) में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी उससे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है कि आपको गवाह बनना ही पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा कहता है यह प्रावधान आरोपी को आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत भी है। आगे 350 नंबर क्वेश्चन आपका मिलान वाला पूछा गया है, तो इसका हम लोग सीधे देखते हैं क्या हिंदी वर्जन हम लोग देखते हैं क्या कहता है हिंदी में। ये देखते हैं आपका दिया गया प्रावधान और भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिए रखे गए, इनको आपको क्या करना है, मिलान करना है, कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो सबसे पहला आपका कहता है कि कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, ये आपके किस आर्टिकल से संबंधित है, तो याद रखना ये आपके किस आर्टिकल से संबंधित हो जाएंगी, तो ये आपके आर्टिकल नंबर 42 से संबंधित हो जाएंगी। क्या, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। इसके आगे कहता है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ये आपके किस आर्टिकल से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 43 से संबंधित हो जाएगा। कहता है कि समान सिविल संहिता प्रावधान किस आर्टिकल से संबंधित है, तो देखिए इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। समान मतलब जहां पर सेम नंबर हो, तो यानी 44 4 4 सेम है, तो समान सिविल संहिता आपके आर्टिकल नंबर 44 से संबंधित हो जाएगा। फिर आपका बचा हुआ राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, तो ये आपके आर्टिकल नंबर 49 से संबंधित हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। कहता है कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं आर्टिकल 42 से संबंधित हैं। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी आर्टिकल नंबर 43 से संबंधित है। समान सिविल संहिता यह आपके अनुच्छेद 44 से संबंधित है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल नंबर 49 से संबंधित है। तो ये आप समझ गए होंगे, 2 बार हमने आपको चीज़ें क्लियर कर दी ताकि आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं अच्छे से। आते हैं 351 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मूल अधिकार के बारे में सही है, तो देखते हैं मूल अधिकार के बारे में आपका क्या सही हो जाएगा। देखते हैं इसके ऑप्शन पहला क्या कहता है, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे क्या कहता है, वे लोगों के अधिकार तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। आगे कहता है वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हों। कहता है मूल अधिकार संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा हो जाएगी। संविधान संसद को कुछ मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी देता है, लेकिन इन प्रतिबंधों को उचित ठहराया जाना चाहिए और न्यायिक समीक्षा के अधीन भी होने चाहिए। यह संवैधानिक मजबूती सुनिश्चित करती है कि इन अधिकारों को सामान्य विधायी प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से बदला या हटाया नहीं जा सकता है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 352 आपका क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि आपका क्वेश्चन कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे, यानी जब आपके अपराधों की दोष सिद्धि होती है उस टाइम कहता है आपके कौन से कथन जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं कौन से सही होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका कहता है कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। जी बिल्कुल ये बात सही है, दोहरे दंड का प्रावधान आपके संविधान में नहीं है। किसी एक ही जुर्म के लिए आपको दोहरी सजाएं मिले, ऐसा नहीं है आपके संविधान में। आगे कहता है संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, आगे सी ऑप्शन आपका क्या कहता है, कहता है देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध और एक न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जवाब जो है आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक सही हो जाएगा। का एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 मनमाने और पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा अपराध के आरोपी व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है। कौन सा आर्टिकल आपका, आर्टिकल 20। आप देखते हैं 21 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। फिर कहता है ना ही उस पर उस दंड से अधिक दंड लगाया जाएगा।
यानी जो उसके लिए सज़ा है वही सज़ा उस पर भी लगाई जाएगी, उससे अधिक सज़ा उसको नहीं दी जाएगी। कहता है जो अपराध के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यह दोहरे खतरे को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा आपका आर्टिकल 22 कहता है। आगे देखते हैं क्या कहता है कि भारत में एक ही अपराध के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ न्यायिक तथा विभागीय दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है। एक साथ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ से आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आपका 300 क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है कि कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य आपके होंगे? तो पहला आपका ऑप्शन कहता है देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। जी बिल्कुल आपका ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। फिर कहता है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, तो ये भी आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी गलत छप गया है, तो याद रखना डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें आप नहीं समझ पाए एक्सप्लेन से समझ जाएंगे। कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन आसानी से तैयार करिए। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य जो है आपके किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर आपसे पूछे किस सन में, तो आप लोग जवाब देंगे 1976। आगे कहता है इस संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपको याद रखना है कितनी है? 11 है। फिर कहता है देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं बच्चों को हित क्या करना है? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। तो आप समझ गए होंगे। 354 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए। आगे आपसे क्वेश्चन कहता है 354 नंबर क्या कहता है? कहता है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, कहता है कि यह संसद के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहता है यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। ऐसा भी नहीं है। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। जी बिल्कुल ये बात आपकी भारत में प्रेस स्वतंत्रता के लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या? यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता है भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत में संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों की सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी क्वेश्चन जिस भी तरीके के आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों से अनुमान लगाएंगे कि आपके TRE 4 में ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कितनी सीटें हैं? तो याद रखना है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपके जो सांसदों के लिए नए संसद भवन में जो सीटें हैं वो आपकी कितनी है? 1272। इसको आप लोग जरूर याद रखना। चलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कहता है कि भारत के 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल 1272 सीटें हैं, जिसमें आपकी 888 सीटें किसके लिए हैं? लोकसभा के लिए। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी, तो आप लोग इसका डाटा जरूर याद रखना, 888 सीटें। राज्यसभा के बारे में पूछेगा तो आप लोग 384 सीटें बताएंगे। फिर कहता है भारत की नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इनका नाम भी आप लोग जरूर याद रखना, बिमल पटेल जी हैं इसके वास्तुकार। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे कहता है 356 नंबर, कहता है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आपके प्रभारी वास्तुकार थे उनका नाम क्या है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है पद्मश्री बिमल पटेल। ठीक है,
तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये एक्सप्लेन पढ़ने से आपको चीज़ें बहुत ही, जब आप एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो वैसे ही क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसका पढ़ लेते हैं एक बार फिर से इसके बारे में, ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% तैयार हो जाए। कहता है कि भारत की राजधानी में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा के प्रमुख अंग संसद भवन की नई इमारत के प्रभारी वास्तुकार पद्मश्री प्राप्तकर्ता आपके विमल पटेल जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 357 नंबर को। 357 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ना। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति आपके कौन थे? तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना। वो आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके राष्ट्रपति थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी जी थे, जो आपके निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो क्या निर्विरोध चुने गए थे। आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो आप नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में समझ गए होंगे कि भारत के पहले प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और वह भी किस तरीके से? सर्वसम्मति से। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो जरूर आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना, राज्यसभा के सदस्य के बारे में पूछा गया। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना, राज्यसभा के सदस्य के बारे में बात हो रही है, तो आपको याद रखना 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग जवाब देंगे 30 वर्ष। आगे देखते हैं, आप एक और क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में राष्ट्रपति के बारे में पूछे, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, और राज्यपाल पूछे या उपराष्ट्रपति पूछे, तो तीनों के बारे में किसी के भी बारे में पूछे तो आपको बता देना न्यूनतम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। और अगर बात करें पंचायत चुनाव या नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो भी आप लोग याद रखना 21 वर्ष। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता है राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत गठित भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। फिर कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। पॉइंट आपका क्या कहता है? पंचायत चुनाव और नगर पालिका के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 21 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। फिर देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चलिए अब आपका नया टॉपिक क्या कहता है? संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके के पूछे गए थे, सारे डिस्कस करने वाले, और उसी तरीके से आपकी TRE 4 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। क्या कहता है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्योंकि अब किस लिए रखता है, इसके पीछे की वजह पूछी गई। तो चलिए इसके अब लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। जी बिल्कुल, आपके भारत के एकीकृत न्यायपालिका रखता है, इसके विषय में ये बिल्कुल आपका तथ्य सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है। कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कहता है? उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं, तो जी बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे लाइन कहती है देश की सभी अदालतों का उसका फैसला क्या होता है? मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों या सरकार के बीच और या केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी भी तरीके का कोई तनाव है तो उस पर जो है आपका उच्च न्यायालय फैसला कर सकता है। फिर कहता है उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में भी गठित किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। 360 नंबर क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो जब कभी भी आपको मौलिक अधिकार लागू करना है तो उसके लिए आप न्यायालय को क्या जारी कर सकते हैं? एक रिट जारी कर सकते हैं। किसको? रिट को। तो रिट के बारे में हम लोग समझते हैं कि रिट आखिर होती क्या है।
क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसको शक्ति प्राप्त है? आपके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकार की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 361 क्या कहता है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारत में निम्नलिखित में से कानून के शून्यता के कौन से पहलू पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका न्यायपालिका कार्यकारी आदेश या विधायी उपाय को आंशिक या पूर्ण रूप से शून्य घोषित कर सकती है। जी बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? एक अधिनियम को आंशिक या पूर्ण रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कहता है। कहता है कि एक शून्य अधिनियम को राज्य द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है। जी बिल्कुल ये भी बात आपकी सही हो जाएगी, इसलिए इसका जवाब आपका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहता क्या है? भारत में न्यायपालिका के पास किसी भी विवादित कार्यपालिका के आदेश या विधायी उपाय को पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित करने का क्या है? अधिकार है। पॉइंट आपका कहता है इसी प्रकार न्यायपालिका द्वारा किसी संविधि को पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कुछ मामलों में एक शून्य संविधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो ये तीनों बातें आपकी सही थी, इसीलिए इसका जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 362 क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो याद रखना जो आपके जिला नियोजन की समितियां होती हैं इनके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन आपका कहता है पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। जी बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर आगे कहता है जनपद की प्रारूपी योजना को तैयार करना, तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। आगे कहता है ऑप्शन आपसे कहता है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। जी बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। जनपद की प्रारूपी योजना को तैयार करना, तो ये भी बात आपकी सही है। फिर कहता है पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, तो ये भी बात आपकी सही है। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसका जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है संविधान के 74वें संशोधन के अनुच्छेद 243 जड डी में जिला योजना समिति के गठन की आवश्यकता है, जो पंचायत और नगर पालिकाओं दोनों के लिए एक आवश्यकता है। भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की योजनाओं का एकीकरण करना। आगे क्या कहते हैं? जिला योजना समितियां जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत योजना की प्रभारी होंगी। जिला योजना समितियों का एक मसौदा विकास योजना तैयार करनी चाहिए जो अन्य बातों के अलावा पानी और प्राकृतिक संसाधनों का साझाकरण करे, जैसे सामान्य हित के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती हो, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना हो, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 363 नंबर क्या कहता है। कहता है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो किस वर्ष आपका निर्मित हुआ था? कौन? पंचायती राज मंत्रालय। तो याद रखना ये जब आपका निर्मित हुआ था तो आपका सन कौन सा था? 2004। इसको आप लोग जरूर याद रखना। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पंचायती राज संस्थान है क्या, तो याद रखना भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। ये आपका किसका मतलब हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन का। आगे देखते हैं 364 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। काफी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो आपके भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी थे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों से संबंधित था, यानी ग्रामीण स्थानीय सरकारों से।
की स्थापना से संबंधित था। और क्या कहता है, 24 अप्रैल 1993 को जो लागू हुआ था वो आपका 74वां संविधान संशोधन, वो आपका किससे संबंधित था? इस संशोधन के कारण सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ गया और जिससे बाद में संघीय संतुलन बहाल करने के लिए अन्य संशोधनों द्वारा क्या किया गया, संबोधित किया गया। अब 365 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है जब आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस टाइम आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखना उस टाइम जब आपके 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ है तो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी उस टाइम आपके भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के टाइम आपके जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया। जो आपका 73वां संशोधन अधिनियम था ये आपका 1992 में आया, जो आपके पंचायतों यानी ग्रामीण स्थानीय सरकारों से संबंधित था या उसकी स्थापना से संबंधित था। और जो आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ कौन सा संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 74वां संशोधन जो था, इस संशोधन के कारण क्या था, सत्ता का केंद्रीकरण क्या हो गया था, बढ़ गया था, जिसे बाद में क्या किया गया, संघीय संतुलन बहाल करने के लिए अन्य संशोधनों द्वारा संबोधित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं 365 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए आपके संविधान से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आना है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। फिर कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है। तो याद रखना ऐसा आपका कौन सा संशोधन हुआ था जिससे क्या हुआ, जो आपकी न्यायपालिका है उसको संसद के अधीन बना दिया गया है। तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें जो है न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। कहता है 1976 का 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम अपने व्यापक प्रभाव के कारण अक्सर क्या है, वो मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण बन सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सा संशोधन आपकी मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे तुरंत 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। कहता है इस संशोधन में संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें क्या हुआ, न्यायपालिका को संसद के प्रति अधिक अधीनस्थ बनाना शामिल है। आपसे क्या कहता है, इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम किया और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों को क्या किया, कम करने का प्रयास किया है। किस संशोधन ने, आपके 42वें संशोधन ने। तो आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं 366 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 366 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समिति का था। तो याद रखना ये जो आपकी समिति थी चौवाड़ समिति का दल बदल की सटीक परिभाषा देने का मुख्य उद्देश्य इसी समिति का था। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है जो आपकी चौवाड़ समिति ने दल बदल विरोधी कानून की सलाह दी थी। किस समिति ने आपके दल बदल विरोधी कानून की सलाह दी थी, तो याद रखना चौवाड़ समिति आपकी थी, उसने जो है दल बदल विरोधी कानून की सलाह दी थी। आगे कहता है दल बदल विरोधी कानून, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दल बदल विरोधी कानून को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो याद रखना दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे लाइन कहती है कि को 1985 में आपके 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आगे कहता है इसमें दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य के प्रति सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया तथा दल बदल के आधार पर अयोग्यता की प्रक्रिया को क्या किया गया है, रेखांकित किया गया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे चौवाड़ समिति आपकी क्या थी। आगे क्वेश्चन कहता है 367 नंबर, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष आपके अस्तित्व में आया। तो याद रखना ये आपका सन 2013 में अस्तित्व में आया था। कौन, आपका VVPAT या मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल। कुछ भी पूछे एग्जाम में तो आप उसका जवाब दे देंगे। तो इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहते हैं VVPAT सिस्टम का उपयोग पहली बार 2013 में आपकी नागालैंड में एक उपचुनाव में किया गया था। तो सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए VVPAT यानी पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, तो याद रखना नागालैंड में किया गया, और वो भी किस में, आपके उपचुनाव में किया गया था। आगे कहता है 2019 में
कि आम चुनावों तक वीवीपीएटी सिस्टम भारत के सभी मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए 2019 में जो आपके आम चुनाव हुए थे वहाँ पर कौन सा सिस्टम तैनात किया गया था, तो याद रखना वीवीपीएटी सिस्टम। आगे 368 नंबर क्वेश्चन कहता है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। तो याद रखना जो आपके मोटो ऑफ दूरदर्शन क्या हो जाएगा इनमें से, तो पहला ऑप्शन आपका है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आगे कहता है आपसे सत्यम शिवम सुंदरम, तो यही आपका जो है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जब दूरदर्शन चैनल देखते थे बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर, तो वहाँ पर यही इसका जो है क्या था, मोटो ऑफ दूरदर्शन यही हो जाएगा। इसका ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहता है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। इसका अर्थ है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और सुंदर ही क्या है आपका सत्य है। अर्थात जो ईश्वर है वह सत्य है और जो सत्य है वह ही सुंदर है, जो सुंदर है वह ही ईश्वर है। तो आप इसका अर्थ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या होता है। आगे 369 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। तो याद रखना जो आपके भारत में दबाव समूह है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किससे पीड़ित है, तो याद रखना ये ऑप्शन आपसे कहता है संस्कृतिवाद। जी बिल्कुल ये आपका इससे पीड़ित हो जाएगा जो आपका भारत में दबाव समूह है। फिर आगे कहता है विचारों में प्रतिबद्धता की कमी। जी बिल्कुल यही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर कहता है देश की राजनीति में स्वयं की भूमिका की कमी। तो देखा जाए तो ये भी आपका जो है ऑप्शन नंबर ये भी आपका सही हो जाएगा। नंबर सी कहता है देश की राजनीति में स्वयं भूमिका की कमी। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से भारत में दबाव समूह से निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है जो आपके भारत में दबाव समूह है, तो ये आपके तीनों चीज़ों से पीड़ित हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं 370 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 370 देखिए, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कहता है भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्र निर्माण की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था। तो याद रखना वो आपका कौन सा राजनीतिक दल था जिसने आपके किसके राष्ट्र निर्माण की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व किया था। तो कौन सा आपका राजनीतिक दल हो जाएगा, तो 370 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका राजनीतिक दल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को राष्ट्रवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण की अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। बीजेपी एक मजबूत और एकजुट भारत के विचार पर क्या देती है, जोड़ देती है। कहता है राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देती है। पार्टी की नीतियां अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित होती हैं। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित, जो हिंदू मूल्यों के संदर्भ में भारतीय संस्कृति को परिभाषित करना चाहता है। ये आपका भारतीय जनता पार्टी का मतलब हो जाएगा। आगे 371 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो ऐसा कथन आपके किसने कहा था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कथन है आपका, कथन ये कहता है इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो याद रखना ऐसा आपके NV रमना ने कहा था। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन है ये। कहता है भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। उपयुक्त कथन NV रमना का है। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 372 आपका क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। तो कौन से आपके वो सार्वभौमिक मूल्य थे जिनको संविधान के निर्माण होने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जी बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे कहता है स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर कहता है कि ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके बुनियादी मूल्य के अंतर्गत ये संविधान निर्माण होने से पहले ही ये स्वीकार कर लिए गए थे सारे मूल्य। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आपके तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका जवाब आपका उपयुक्त में से
एक से अधिक हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से आपको और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण होने से पूर्व ही कुछ बुनियादी मूल्य पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी। अब वो कौन सी सहमति, यानी जो भी नेता लोग थे उनकी सबकी सहमति से ये सारे मूल्य स्वीकार किए गए थे। जिसमें कौन कौन से मूल्य थे, तो सबसे पहला है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल है। ठीक है, तो आप तीनों बातें समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 372 नंबर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका है विशेष विवाह अधिनियम। चलिए इसका आंसर हम लोग सीधे एक्सप्लेन देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आपके सामने आ नहीं पाएंगी। कहता है कि सबसे पहले जो आपका विशेष विवाह अधिनियम, इसको आप लोग जरूर लिखकर प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले विशेष विवाह अधिनियम कब आया, तो आप लोग बोलेंगे 1954 में। फिर बोले कि दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आपका 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये आपका कब आया, 1976 में। फिर अगर पूछे आपसे नारी आशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया, तो ये भी आपका 1986 में आया। तो देखिए यहाँ पर ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी आपको डेट जरूर याद रखना है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने वाले आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से करिए। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। कहता है विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम तो ये भी आपका 1976 में, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपका 1986 में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 374। अब आपका क्या कहता है। कहता है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई। तो किस वर्ष आपकी निर्णित हुई, देखते हैं कब निर्णित हुई। पहला ऑप्शन है 1991 में, 92 में या 93 में। तो ये जब आपके पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने जो 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता जो है ये आपकी 1992 में निर्णित हुई थी। इसके बारे में पढ़ते जहाँ से आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि 13 अगस्त 1990 ईस्वी को भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों पर एवं सेवाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई थी। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 ईस्वी में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान की। कब प्रदान की, 1992 ईस्वी में। डेट आप लोग जरूर याद रखना। और कितने % आरक्षण की बात करता है, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की क्या की थी, सिफारिश लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय के लिए आदेश पत्र जारी किया था। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। कहता है कि भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिता, कहता है कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो याद रखना ये आपकी किस संस्था का जो है आदर्श वाक्य, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका अनुसंधान और विश्लेषण विंग का, या भारतीय सेना का, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। तो याद रखना ये आपका जो है किस संस्था का आदर्श वाक्य हो जाएगा, तो ये आपके अनुसंधान और विश्लेषण विंग का आदर्श वाक्य हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कहता है धर्मो रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह वाक्य भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रा का आदर्श वाक्य है। रा एक आपकी संस्था होती है, ठीक है, उसका ये आपका आदर्श वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 376 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से
76 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को मूक क्रांति कहा था। तो चलिए देखते हैं आपके किसने जो है सामुदायिक कार्यक्रम को क्या बोला था, मूक क्रांति कहा था। तो पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर, चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कहा था या जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखना सामुदायिक कार्यक्रम को जो है मूक क्रांति किसने कहा था, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक कार्यक्रम को मौन क्रांति कहा था। मूक का मतलब होता है मौन, तो अगर आपसे मौन क्रांति पूछे या मूक क्रांति बोले तो ऐसा आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, जो आपके भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी थे। 377 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है जैसे ही आपकी बीजेपी सरकार बनी हुई थी ऐसे आपको याद रखना है, तभी आपका स्टार्ट हुआ था। तो इसकी डेट आप लोग जरूर याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस मिशन के लक्ष्य थे भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, हर घर में शौचालय बनाना, गांवों में पानी की पाइपलाइन बिछाना और लोगों के व्यवहार और नज़रिए में बदलाव लाना। ये आपके स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य था। कौन कौन से लक्ष्य थे आप इनको एक बार फिर से पढ़ लेना। क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि CAA जो आपका सिटीजनशिप एक्ट अभी लागू हुआ था उससे संबंधित पूछा गया। तो याद रखना CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। जो भी नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं CAA के तहत तो उनकी जो आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, ऐसा पूछा गया है नागरिकता की प्रक्रिया का। तो सबसे पहले आपके जनगणना विभाग के द्वारा भी किया जाएगा, फिर आपके डाक विभाग के द्वारा भी किया जाएगा और इसके लास्ट ऑप्शन आपका क्या कहता है, C केंद्रीय सुरक्षा IB के द्वारा। तो देखा जाए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन से जो भी डाउट हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे, उनको समझ लेते हैं। कहता है कि गृह मंत्रालय ने CAA के तहत नागरिकता आवेदनों को संसाधित करने का काम केंद्र सरकार के डाक विभाग को दिया है, फिर जनगणना अधिकारियों को सौंपा है, पृष्ठभूमि और सुरक्षा जांच खुफिया ब्यूरो जो आपकी IB है जैसे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। आवेदनों पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य में निदेशक यानी जनगणना संचालय के नेतृत्व वाली अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा किया जाएगा। इन समितियों में क्या होगा, खुफिया ब्यूरो, पोस्ट मास्टर जनरल राज्य या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और राज्य सरकार के गृह विभाग और मंडल रेल प्रबंधक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो भी डाउट आपके थे, ये काम आपके तीनों विभागों को दिया गया है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे कि ये जो कार्य है आपके तीनों विभागों को दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 379 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। जी बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी महामंदी के संदर्भ में। फिर कहता है मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक कथन आपके सही है महामंदी के संदर्भ में। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है कि 1929 ईस्वी के प्रारंभ में वैश्विक महामंदी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ा। महामंदी काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत को वैश्विक व्यापार में आयात में 47% तथा निर्यात में 49% की गिरावट दर्ज की गई। महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव अगर आपसे पूछा जाए 1929 में किस पर पड़ा था, किन लोगों पर पड़ा था, तो ये लाइन आपको जरूर याद रखना है। इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है आपके किसानों और काश्तकारों पर पड़ा था। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना। 1929 की महामंदी का प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ा, तो खेतिहरों और काश्तकारों पर।
380 नंबर क्वेश्चन पर भी आप लोग टिक लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है, दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपकी क्लस्टर आधारित गांवों की विकास योजना का नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है आपके क्लस्टर आधारित गांवों की विकास योजना का नाम। चलिए एक्सप्लेन पढ़ लेंगे, वहाँ से आपको 2 बार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपका क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएगा। कहता है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है। इस मिशन को सितंबर 2015 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का क्या करना था, विकास करना था। ठीक है, तो याद रखना इस मिशन को सितंबर 2015 में क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। ये डेट आप लोग जरूर याद रखना और जिसका उद्देश्य भी याद रखना क्या क्या है। आगे देखते हैं 381 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखना जो आपके भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण है ऐसा पूछा गया, ये आपका किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखना ये आपका 1991 के बाद शुरू हुआ था। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे। कहता है 1991 के बाद भारत ने व्यापक आर्थिक उदारीकरण किया। इस अवधि ने भारत की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को क्या किया, चिन्हित किया, जो एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था से अधिक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब ये है पहले जो आपकी एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र था वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था से अधिक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में क्या होगा, परिवर्तित हो गया। 1991 के आर्थिक सुधार तत्कालीन वित्त मंत्री आपके कौन थे उस टाइम पूछा जाए, जब आपके 1991 के आर्थिक सुधार हो रहे थे तो वित्त मंत्री आपके कौन थे, जरूर ये नाम याद रखना, आपके मनमोहन सिंह के द्वारा। और प्रधानमंत्री आपके उस टाइम थे पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में शुरू किए गए थे। सुधारों के प्रमुख घटकों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे। तो आप समझ गए होंगे सुधारों में कौन कौन से घटक शामिल थे, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसके आप लोग एक चीज़ जरूर याद रखना कि उस टाइम आपके वित्त मंत्री कौन थे और आपके प्रधानमंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री याद रखना आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और प्रधानमंत्री आपके पीवी नरसिम्हा राव जी थे। आगे कहता है जो आपका टॉपिक नया है, कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना या मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली या केंद्र राज्य या भारतीय कृषि से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे अब हम लोग उनको देखने वाले हैं। देखते हैं 382 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। तो जो आपका सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना है इसका सही जवाब आपका राजस्थान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना उत्पादन करता है और किस तरीके से। कहता है कि भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में से यानी देश में जो आपका कुल 100% बाजरा होता है उसमें से आपके राजस्थान का कुल योगदान या कुल उत्पादन प्रतिशत कितना है। तो याद रखना 28.6% उत्पादित करता है सिर्फ आपका कौन, राजस्थान राज्य। तो इसीलिए आपका सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करने वाला राज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जो आपके मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये भी आपका राजस्थान ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल मोटा अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः आपके कौन कौन से, कर्नाटक हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर आपके ऑप्शन में कर्नाटक था नहीं, अगर कर्नाटक ऑप्शन में होता तो आप लोग उसी को सही निशान या वही आपका सही जवाब होता। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक था नहीं, दूसरे पर आपका राजस्थान, इसीलिए हमने मोटा अनाज में सबसे बड़ा उत्पादक आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कर्नाटक मिलता है तो आप उसी को वरीयता देंगे। आगे देखते हैं।
384 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत खेती योग्य है, यानी जो भी आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसमें से कितना प्रतिशत भाग जो है वो आपकी खेती करने के योग्य है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो याद रखना वो आपके 50% ऐसा क्षेत्रफल है जहाँ पर आप खेती आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 307.56 लाख हेक्टेयर हो जाएगा इसका भौगोलिक क्षेत्रफल। जरूर आप लोग एक बार लिख कर देख लेना, 307.56 लाख हेक्टेयर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% हो जाएगा। ये भी याद रखना। आगे कहता है मध्य प्रदेश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा आपके कृषि योग्य है। यह राज्य कुल 307.56 लाख हेक्टेयर में से लगभग 151.91 लाख हेक्टेयर पर क्या कर सकता है? आपकी खेती आसानी से करने के योग्य है। आपके किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। आप देखिए जो भी आपके टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। आप देखने वाले हैं हम लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जो आपके विविध टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे और इन्हीं के साथ आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं जो आपके विविध प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी में। कहता है कि अन्नपूर्णा 385 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो याद रखना जो आपकी अन्नपूर्णा योजना है ये आपके वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं, ये आपकी अन्नपूर्णा योजना ऐसे लोगों के लिए है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे। कहते हैं अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, ये भी याद रखना, जिन्हें नहीं मिलती है उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कितना अनाज मिलता है प्रतिमाह ये भी याद रखना, 10 किलोग्राम। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत या इस योजना को क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। 386 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग जरूर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। कहता है सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो आपके सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ करने वाले इनमें से कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी या नरसिम्हा राव जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी? तो याद रखना सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तो इसीलिए 386 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेंगे। कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसकी शुरुआत की थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की किस सन में? 2001 में। आपके आगे वाली लाइन देखते हैं। कहता है कि इस अभियान का उद्देश्य क्या था? जो भी आपके 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना आपकी सर्व शिक्षा अभियान की योजना का उद्देश्य था। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है किस योजना का उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना? तो ये आपके सर्व शिक्षा अभियान योजना का उद्देश्य था। 80 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कहता है कि एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो याद रखना आपके 32% का अंशदान था भारत का विश्व जीडीपी में। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है कि एंगस मेडिसन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एंगस मेडिसन थे कौन, तो याद रखना ये आपके प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक वृद्धि और विकास के माप एवं विश्लेषण के क्या थे? विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स में कहा कि प्रथम शताब्दी में भारत की जीडीपी
विश्व की कुल जीडीपी का 32% थी तथा 1000 ईसा में क्या हुआ 28% एवं 17वीं शताब्दी में आपके 24% थी। तो ये भी याद रखना 1000 ईसा में कितनी थी तो 28% थी और फिर 17वीं शताब्दी में कितनी हो गई तब आपकी 24% हो गई। चलिए देखते हैं 388 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्रीयों के मूल्यों और लक्ष्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किन मुद्दों का सामना किया था। तो चलिए देखते हैं किन मुद्दों का सामना किया था। पहला कहता है ऑप्शन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए खाद्यान्न की कमी। जी बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी आपकी चुनौती थी उस टाइम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। फिर आगे आपका सेकंड ऑप्शन कहता है 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कहता है कि दक्षिण भारत, नंबर सी कहता है कि दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने 1964-66 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये भी पूछ सकता है कि कब से कब तक आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो 1964 से 66 तक इनका टाइम पीरियड था। आगे लाइन देखते हैं जो भी कहती है आपकी। कहता है कि जो मुद्दों ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रों के मूल्यों और लक्ष्यों को चुनौती दी थी वो आपके कौन कौन से थे। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए खाद की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्रीय एकता और प्रगति बनाए रखने के लिए इन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना पड़ा। उन्हें 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व और जय जवान जय किसान के नारे को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा था उसको आगे बढ़ाने के लिए किसे जाना जाता है तो आपके जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी को। दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपे जाने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भाषाई और सांस्कृतिक क्या था आंदोलन था। तो ये भी आप लोग याद रखना, जो आपके दक्षिण भारत के लोग थे वो हिंदी विरोधी आंदोलन चला रहे थे, उसका मेन मोटिव उसके पूछिएगा क्या था तो वो भी आप लोग समझ लेना। 389 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं भारत और उसके पड़ोसियों के बारे में कौन सा कथन सही है। कहता है कि भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है। जी बिल्कुल ये बात सही है। फिर कहता है पंचशील सिद्धांत भारत की शांति के प्रति दृढ़ संकल्प का परिणाम है। तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और ये भी देख लेते हैं नंबर हम लोग सी भी देख लेंगे। क्या कहता है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। भारत की विदेश नीति शांति अहिंसा पर आधारित है। पंचशील सिद्धांत भारत की शांति के प्रति दृढ़ संकल्प का परिणाम है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। पंचशील सिद्धांत को भारत और चीन ने 1954 में पारस्परिक सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था इसकी स्थापना कब हुई तो 1961 में हुई। कहता है भारत ने इसकी नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर कहता है आपसे शीत युद्ध के दौरान प्रमुख शक्ति ब्लॉकों के प्रभाव से स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया। हमारी मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहता है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो आपके पास सारे ऑप्शन हैं, इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और इस क्वेश्चन से संबंधित आपके पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो सारी शेयर जरूर करना हमको। और उम्मीद करते हैं आज की मैराथन क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस आप लोगों से एक ही हमारी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोग ज़रूर इस सेशन को, अगर आपको पसंद आया हो तो बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। जिस तरीके से आपने हमारी 2 मैराथन क्लासों को प्यार दिया, उसी तरीके से आप लोग इसको भी उसी तरीके से आगे पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि हमको भी लगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। पढ़ते रहिए अच्छे से। ये बिल्कुल भ्रम में ना रहिए कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी या एग्ज़ाम का फार्म कब अप्लाई होगा, इन चक्करों में ना पड़िए। अभी आप देखिए कि आपकी तैयारी किस हद तक है, तो आपका फोकस सिर्फ आपकी अपनी तैयारी पर होना चाहिए और किसी अन्य बात पर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए बस अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और कल हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं आ पाई, इसीलिए आज हमने कोशिश करके आपको मैराथन प्रोवाइड करा दी है, ताकि आपको कोई भी दिन जो है ख़राब ना जाए।